ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा रिमाइंडर मुझे दो, हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? डायनामिक्स, सॉरी, हमने क्या स्टार्ट किया था? काइनेमेटिक्स के हमने क्वेश्चंस किया था, डायनामिक्स शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस यस डायनामिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था ना? जी सर, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कर लिया था। राइट, सो यस हमने सर। डिस्कस किया था, दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। मास क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, या बिल्कुल हमने ये डिस्कस किया था कि मास इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट चेंज इन मोशन, सो बेसिकली एक्सेलरेशन मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिवन दैट द फोर्स इज कांस्टेंट। मोमेंटम को हमने डिस्कस किया था, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv, एंड इट्स अ वेक्टर। मोमेंटम की एग्जांपल्स देखी थी। फोर्स को मोमेंटम से हमने रिलेट किया था, हमने कहा था फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम इज रिजल्टेंट फोर्स, mv माइनस mu ओवर t। और हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, मास एंड रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंटम एज वेल। फिर हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की एग्जांपल्स की थी। लेफ्ट वाली फोर्स बैलेंस्ड की है, राइट वाली फोर्स अनबैलेंस्ड की एग्जांपल है। हमने कहा था कि अगर आपके पास एफ नेट इज इक्वल, अगर बैलेंस फोर्सेज हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होगा, और अगर अनबैलेंस फोर्सेज हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होगा। और उसके बाद हमें ये देखा था कि आपने, अगर बैलेंस फोर्सेस का केस है तो बॉडी या तो एट रेस्ट होगी या फिर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड होगी इन अ स्ट्रेट लाइन, जबकि अगर अनबैलेंस फोर्सेस होंगी देन द बॉडी विल बी एक्सेलरेटिंग और चेंजिंग डायरेक्शन, राइट? और हमने इंक्लाइंड स्लोप पे भी जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। हमने फिर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सीखा था। वेट हो गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, अपथ्रस्ट हो गया, टेंशन हो गया, और फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये सारी बातें हमने यहाँ तक कवर किया था। डिड वी स्टार्ट विद एनी पास्ट पेपर क्वेश्चंस? नो सर। नो वी डिड सर। नॉट। ठीक है, तो अब हमारे ख्याल से, हमारे पास, मेरे ख्याल से हमारा टाइम है कि अब हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा सा टैकल करें और देखें कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के। सो आपने यही वाली फाइल ओपन करनी है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स की, विच इज अ वेरी लॉन्ग फाइल, इट कंटेन्स बोथ द चैप्टर्स क्वेश्चंस। इसके अंदर आप आ जाओगे डायरेक्ट पेज नंबर 21 पे, विच इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 21 ऑफ द फाइल। यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्राई करेंगे। सो आई वांट एवरीवन टू हैव देयर कैलकुलेटर्स, देयर नोटबुक्स, सो दैट यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस अलोंग विद मी। मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का, फिर उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलो आओ शुरू करें। बहुत आसान क्वेश्चन है पहला वाला। पहला पार्ट बहुत इजी है। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ एज वी डिस्कस्ड कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके क्या हैं उसको लिखने के? या तो आप लिख दो फॉर अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास, वेट कर लो पहले आ जाए फिर डिस्कस करो। एक स्टेटमेंट ये है, फॉर अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास its acceleration is directly proportional to its resultant force and in the same direction as the resultant force. दूसरा जो है वो ज्यादा छोटा स्टेटमेंट है, दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम यहाँ पे दूसरे वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं, छोटा भी है और ज्यादा आसान भी है। क्या? Sir, can we also just say that acceleration is always due to resultant force? एक्सेलरेशन इज Always due to resultant force. ड्यू टू नहीं ना, आपने उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताना है। सो इट वुड नॉट बी इनफ टू जस्ट से कि ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, आपने बताना है कि वो प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स होती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का बताना जरूरी है, और फिर उसमें कांस्टेंट मास को मेंशन करना भी जरूरी है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? मोमेंटम। इसी लॉ को अभी हम आगे यूज भी करेंगे, पहले जरा क्वेश्चन को देख लो और फिर मुझे बताओ कि पार्ट 1 कैसे करना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बी पार्ट 2 कैसे करना चाहिए, सॉरी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई थिंक, बहुत आराम से कर लेंगे आप, 3 मार्क का है। सो आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस and tell me their answers. All the information is given above.
So what is the force exerted, resultant force exerted on the ball when it is in contact with the floor? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऊपर वाला जो आपने लॉ लिखा है exactly आप वही यूज करेंगे. That is exactly what you will do. So I'm waiting for everyone to tell me the answers. Shabash. All right. I'm getting an answer from सुलेमान. उसके अलावा और मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया. अपवर्ड्स तो आपने सही बताया है. हर मोमेंट वैल्यू क्या आ रही फोर्स की, इसको भी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे. अली और हमजा और फहद और अलीना, बेटा आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. सुलेमान चेक करो, शायद अपने मास को कन्वर्ट ना किया हो, अदरवाइज इट सीम्स फाइन. सो शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. करना ये है कि हमें ये करना है कि हमें हाउ वुड यू कॉल इट, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. रिजल्टेंट फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन टाइम. तो चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल का क्या होगा? बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है? ये बॉल का फाइनल मोमेंटम है 2.5. और ये है बॉल का इनिशियल मोमेंटम, और नीचे आ जाएगा हमारे पास टाइम डिफरेंस. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात डायरेक्शन की आती है, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है और बार बार होती है, और मैंने एक दफा पहले भी करेक्ट करवाने की कोशिश की है. सो फाइनल मोमेंटम जो है उसको आप पॉजिटिव ले लो, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है. टेक दिस एज पॉजिटिव. तो 2.5 और 150 बॉल का मास है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो. 0.15 इंटू 2.5 कर लिया. और इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन इसको मुझे नेगेटिव रखना चाहिए ना, बिकॉज बॉल नीचे जा रही है. बट नेगेटिव डज नॉट मीन कि यहाँ पे मैं ये वाला माइनस साइन नेगेटिव का नहीं है. ये जो नेगेटिव साइन है ये तो इस फॉर्मूला का है. मैं कह रहा हूँ कि ये जो u की वैल्यू है इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स. सो दैट मीन्स कि जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, सॉरी यहाँ पे जब वेलोसिटी डालूंगा, तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6.2 होना चाहिए. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.12. तो ये वाला जो माइनस है, माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. एनीवेज इसको हम बेशक सिंप्लीफाई करके भी लिख लेते हैं. होपफुली बात सबको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको बार बार मैं बताता हूँ, तो इसको कोशिश करो अवॉइड करो. ठीक है, ये गलती जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन है. एनीवेज अब आंसर चेक करते हैं. तो हमारे पास आ गया 0.15. अच्छा
तो भाई हमारे पास आंसर आ रहा है 10.875। तो 10.875 मेरा आंसर आ रहा है। मैं इसको एक दफा डबल चेक करूंगा, हो सकता है मेरे पास कोई गलती हुई है, लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार। जी सर सही है, वो सर मैंने वो गलत। बहुत सारे लोगों का मुझे आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिला। अली तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल डिफरेंट था, सुलेमान तुम्हारा भी बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ही अलग अलग आंसर आए थे। इसका मतलब सबकी कोई अलग अलग गलतियां हैं। चेक कर लो बेटा इसको, अब देख सर लो। मैंने मैथ्स को चेंज नहीं किया था। ओके, तो मास को अब आपने चेंज कर सर लिया। मुझे माइनस वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा सकते हैं, मैंने वो समझ नहीं आई थी। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ऑब्वियसली बॉल पे फ्लो सर रहा। मैंने फाइनल नेगेटिव ले ली थी, और लेकिन मुझे आंसर जब मैंने अब दोबारा लिया है नेगेटिव, उस तरफ दोनों सेम आ रहे हैं आंसर। अच्छा, अब देखो बेटा, बात सुनो। आपने यहाँ पे v की वैल्यू डालनी है और यहाँ u की वैल्यू डालनी है, बट ये वेलोसिटीज है ना, वेलोसिटीज आर वेक्टर्स, राइट? सो वेक्टर्स की जो अपने साइन होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। डजंट मेक सेंस? अब जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी जा रही है, इसको अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो मैंने 2.5 को पॉजिटिव ही लिखा है, मैंने इसके साथ कोई माइनस साइन नहीं डाला। लेकिन 6.2 जो है, ये वाला माइनस साइन तो चलो ऑलरेडी यहाँ पे है फॉर्मूला में, लेकिन ये वाला जो माइनस साइन मैंने लगाया है 6.2 के साथ, उसको नेगेटिव मैंने क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज द बॉल हैड बीन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द बॉल वाज मूविंग डाउनवर्ड्स। सो जब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन चेंज होती है, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है, तो कोई एक वेलोसिटी जो है वो लाजमी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके साथ माइनस साइन लगाना जरूरी है। अब वो चाहे उसके साथ लगाओ या उसके साथ लगाओ, अगर 2.5 को नेगेटिव लेता तो 6.2 को पॉजिटिव ले लेता। बट ईदर वे व्हाट यू विल हैव इज इन द एंड ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। इसलिए मेरा आंसर जो है वो फिर आपसे डिफरेंट आएगा। ठीक है, बाकी ये कॉमन सेंस है। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि मेरी फोर्स अपवर्ड्स है? मेरा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव? मैंने जब कैलकुलेशन की मेरा आंसर पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव यस से ही सर। मुझे पता चला कि मेरी फोर्स अपवर्ड्स है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता तो मैंने डाउनवर्ड्स वेलोसिटी को नेगेटिव लिया था, इसका मतलब अगर फोर्स भी नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब होता कि फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है, बट ऑब्वियसली फोर्स अपवर्ड्स लग रही है। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके अंदर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का भी बैकग्राउंड आएगा। पहले जरा थोड़ी स्टोरी पढ़ लो यहाँ से पूरी पहले पेज पे, और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल दो। इतना काम तो आप लोग सारा खुद कर लो। सो आई एम वेटिंग, टाइम दूंगा आराम से। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, कुछ पार्ट्स मैंने पीछे के स्किप कर दिए, वो ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो डायरेक्ट पार्ट बी के पार्ट 5 पे आए हैं हम लोग। ठीक है, चेक करो और फिर मुझे बताओगे क्या होगा। पहले पार्ट बी रीड कर लो ताकि आपको पता हो कि क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। So let me wait for your answers. I'll give you a couple of minutes, फिर उसके बाद देखते हैं।
ओके, आई हैव रिसीव्ड 2 आंसर्स। सुलेमान और अली ने मुझे आंसर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे आया। दोनों का आंसर सेम आया है। सो लेट्स सी, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो पिंक कलर का सर्कल बनाया उसको देखो, क्योंकि बॉडी जब बी से सी जा रही होगी उस वक्त बताया कि वो डीसेलरेट कर रही है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। अब इस बात का ये मतलब हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी। जब बॉडी बी से सी के बीच में ट्रेवल कर रही होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बॉडी के ऊपर? एनी आइडियाज? हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। क्या ख्याल है, क्या होगी? किसी को नहीं पता? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इट इज ऑलवेज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये लॉ में लिखा हुआ है ना, Yes, sir. न्यूटन्स लॉ में लिखा हुआ है। Forward, sir. हमें यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द सेम एज रिजल्टेंट फोर्स। तो क्लियरली अगर बॉडी डिसेलरेट कर रही है, बट बॉडी मूव तो इस डायरेक्शन में कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉडी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? So that is the velocity of the ball, but it's decelerating. तो decelerate कर रही है मतलब acceleration की direction opposite है। इसका मतलब resultant force की direction भी opposite है। इसका मतलब बॉडी पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो कि बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, जिसमें एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन सब इंक्लूडेड है, it is more than this force. Now can someone tell me what this force is? Let's draw the forces on the ball or whatever that thing is. तो यहाँ पे जो ये वाली फोर्स मैं बना रहा हूँ, मुझे इसका और इसका कंपैरिजन करना है। लेट्स आइडेंटिफाई दीज फोर्सेस। अब हमें इतने पक्के हो जाना चाहिए कि हम डायरेक्टली इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लें, बट अगर नहीं होंगे आइडेंटिफाई तो फिर मैं स्क्रैच से मुझे बनाऊंगा मैं। बट फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या किसी को पता है कि ये वाली फोर्स क्या है और ये वाली फोर्स क्या है? कैन आई जस्ट गो टू देम डायरेक्टली अगर मैं पक्का हो गया हूं तो? सो Yes, sir. नीचे वाली कौन सी है? Sir, W sin theta. यस, नीचे वाली है W sin थीटा। ये है जी आपका वेट और साइन 20। और ये वाली फोर्स कौन सी है? ये मेरी है फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट, जिसमें एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है। सो कौन सी फोर्स ज्यादा बड़ी होगी? अपवर्ड्स वाली फोर्स ज्यादा बड़ी होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द गाय इज डिसेलरेटिंग। अब यहाँ पे अगर W sin थीटा की अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा देखो, आपको याद होना चाहिए कि क्या सिचुएशन होती है। आप सबसे पहले बनाते हो बॉडी का वेट। जब आप बॉडी का वेट बना लेते हो तो आपको पता लग गया कि ये डायरेक्टली तो किसी काम का है नहीं वेट। आपको करना क्या पड़ेगा? इसके वेट के 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट होता है ऐसे, दिस वन इज W cos 20, cos being the angle of the slope, और दूसरा वाला कंपोनेंट ये होता है जो मैंने यहाँ बनाया है, राइट? तो हमारा अच्छा, बॉडी पे जाहिर सी बात और फोर्स भी लग रही है, बॉडी पे एक और फोर्स भी तो लग रही है। कौन सी? ये वाली फोर्स कौन सी है? Normal reaction force. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वी ऑलरेडी नो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और W cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, बट ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा तो काम की ये चीजें हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट करी, कितना कर रही, तो जो डाउन द स्लोप और अप द स्लोप फोर्सेस हैं उनको कंपेयर करें। सो रियली व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज दिस एंड दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो हम बोलेंगे अच्छा यार, फ्रिक्शन, सॉरी,
अब मुझे बात जब स्टार्ट करनी होती है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन वाला केस है, तो सबसे पहले तो बात स्टार्ट होती है एफ नेट से, रिजल्टेंट फोर्स से। रिजल्टेंट फोर्स को इक्वल टू 0 रखा जाए या रिजल्टेंट फोर्स को इक्वल टू ma रखा जाए? इट सेज डिसेलरेशन, दैट मींस इसको इक्वल टू ma रखा जाए। अब रिजल्टेंट फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन माइनस w sin 20 is equals to ma. Now do we have all the information? फ्रिक्शन तो मुझे डेफिनेटली निकालनी है। W के बारे में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे कोई मास दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 95 kg का मास, तो 95 इंटू 9.81 हो गया मेरा W। ये तो मेरे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। sin 20 यहाँ पे आ गया, मास की जगह मैंने 95 डाल दिया। एक्सेलरेशन मुझे पता है कितनी है, 3 की। अब मैं इसको -3 क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने इसको बेसिकली अपवर्ड्स अज्यूम किया, मैंने कहा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स है क्योंकि वो डिसेलरेशन थी, यानी वाज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो मैंने एक्सेलरेशन ऑपोजिट अज्यूम कर ली और मैंने फोर्सेस को उसी के हिसाब से मैंने जो है वो ऑर्डर कर लिया अपने लेफ्ट साइड। सो इसलिए मुझे इसको नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप हमेशा इसी तरह फोर्सेस ले रहे हो कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस फोर्स को आप पहले रखते हो और उसके ऑपोजिट फोर्सेस को हमेशा बाद में रखते हो, तो फिर डिसेलरेशन के केस में आप यहाँ माइनस साइन लगा लोगे, लेकिन अभी ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, सो नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस, व्हाट डू यू गेट? आपने जब ये इक्वेशन बना ली तो अब आपको फ्रिक्शन का आंसर मिल जाना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है? ये सही इसी तरह कैलकुलेट किया था आप दोनों ने, 95 604 प्लस 1, चेक कर रहा हूँ। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 603 या 604। अब क्या बात समझ में आ रही है? आप दोनों ने क्या गलती की थी? अब जरा मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। आप दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है, सुलेमान और अली, यू गाइस गेट द सेम आंसर, बट दोनों का सेम गलत आंसर है, तो क्या मिस्टेक की? सर मैंने बस f इज इक्वल टू ma डाला था। F इज इक्वल टू ma डाला था, लेकिन आपने ये रियलाइज नहीं किया भाई कि F कोई अकेली फोर्स थोड़ी, F तो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, तो इसीलिए Yes. मैं हमेशा F नहीं लिखता, मैं क्या लिखता हूँ हमेशा? F नेट लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि नेट का मतलब पता चल जाएगा कि मल्टीपल फोर्सेस का नेट इफेक्ट है। तो दिस राइट हियर इज मेड अप ऑफ दीज टू। कभी भी F इज इक्वल टू ma ना लिखा करो, F नेट लिखने की आदत डालो ताकि ये गलती ना करो। दोनों ने सेम गलती की है। मुझे समझ नहीं आया कि आपने W sin थीटा माइनस क्यों किया? बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है? बॉडी की एक्सेलरेशन, बॉडी की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स वाली रिजल्टेंट फोर्स भी किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स ही है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स भी है। अब मैंने उन दोनों को माइनस क्यों किया? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों को माइनस करके ही निकालूंगा ना, लेकिन बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स कर दिया, इसलिए मैंने फ्रिक्शन माइनस W sin थीटा कर दिया। अगर ये वाली जी जी Isn't BC adjacent to 20 degrees? सवाल समझ नहीं आया, रिपीट करो। Isn't BC adjacent to 20 degrees? Isn't BC adjacent to the angle, ये कह रही हो? Yes. देखो BC तो मेरा स्लोप है ना, आप इस कंपोनेंट की बात करना चाह रही हो अगर कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट है और आपको इसमें कंफ्यूजन अगर आ रही है, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग कि ये कॉस होना चाहिए, ये पूछ रही हो? Yes. नहीं बेटा, ये कॉस कभी भी नहीं होगा। अब ये बात मैंने कहा था कि जब एक दफा समझा दी तो उस वक्त मैंने कहा था कि अब आप ये बात अपने एक तरह से कहीं लिख लो या कहीं याद कर लो, दिस इज समथिंग दैट शुड बी जस्ट यूज्ड एज अ फैक्ट थ्रू आउट। जब भी आपको स्लोप से एंगल दिया हुआ हो, हमेशा आप यही करें कि डाउन द स्लोप वाला एंगल आप साइन के साथ यूज करेंगे और परपेंडिकुलर टू द स्लोप वाला एंगल जो वो कॉस के साथ यूज करेंगे। ये वाली साइड ही परपेंडिकुलर बनेगी। अब मैंने इसके अंदर प्रूफ, आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रूफ शायद नहीं दिया था, लेकिन चलो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रूफ कर लेते हैं। आपके पास एक ये फोर्स लगी हुई है, शायद अब सब लोगों को तसल्ली भी हो जाए इसको देख के। ये आपके पास फोर्स थी वेट, ये आपकी फोर्स है वेट। अब वेट के आपको दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। कौन से कंपोनेंट्स निकालने हैं? एक कंपोनेंट ये वाला निकालना है। कौन सा कंपोनेंट निकालना है? एक कंपोनेंट आपको निकालना है परपेंडिकुलर टू द स्लोप, दिस कंपोनेंट। अब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाना है, याद रखो। तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? ये वाला एंगल होना चाहिए ना मेरे पास थीटा। ये वही एंगल है
जो स्लोप का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा था। ये जो एंगल है थीटा और ये जो एंगल है थीटा, दे शुड बी द सेम। पहली बात तो ये रियलाइज करना जरूरी है, ठीक है। ये रोटेशन के थ्रू भी आप जो है वो पता लगा सकते हो। अगर इन दोनों बॉडीज को रोटेट करो, जितना इसको ऊपर उठाओगे उतना ही ये लेफ्ट साइड पर जाएगा। बट ये पहली बात आती है, सबसे पहली बात तो ये रियलाइज करनी कि ये एंगल जो है ये वाला सेम है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये वाला कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट आपको कौन सा चाहिए? डाउन द स्लोप वाला कंपोनेंट। अब मुझे पता है हम डाउन द स्लोप कंपोनेंट यूजुअली यहाँ ड्रॉ करते हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनाते हैं, बट मैंने इस वक्त ये कंपोनेंट यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। अब अगर ये डायग्राम थोड़ा सा अनक्लियर है तो इसको और एनलार्ज कर लेते हैं, so that you can see what's going on। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ये डायग्राम होपफुली क्लियर होनी चाहिए। तो मेरा जो ग्रीन वाली साइड है दैट इज द एक्चुअल W, मतलब ये जो ग्रीन वाली साइड है ये दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मेरा 90 डिग्री का एंगल किस जगह पे बन रहा है? इस जगह पे बन रहा है। दिस इज माय 90 डिग्री एंगल। अब आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। दिस इज माय एक्चुअल फोर्स जिसके मैं कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ। कौन सी वाली साइड एडजेसेंट है? ये वाली साइड एडजेसेंट है, इजंट इट? ये वाली साइड एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जो एंगल के साथ वाली होती है हमेशा। और ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? जो एंगल के सामने होती है। ये वाली साइड आपकी ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये वाली कैसे निकलेगी? साइन थीटा और W को मल्टीप्लाई करके। और ये वाली कैसे निकलेगी? ये वाली निकलेगी एडजेसेंट साइड कॉस थीटा और W को मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रूफ चाहिए भी था, ट्रायंगल भी देखना था, तो तसल्ली अब हो जानी चाहिए सबको। ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट ओवर हियर, ये वाला, इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं ऊपर लाके। इसको हम रखते हैं यहाँ पे ले जाके। क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा नीट करके बना लेते हैं। इसको हम यहाँ पे यूं रखते हैं, यही करते हैं ना। हम कहते हैं यार ये वाला कंपोनेंट जो है वो W साइन थीटा। ओके हमजा, तुम्हें बेटा माइनस वाली बात समझ में आ गई थी? Sir, so what जी, does sir. that have to do एक with मिनट अलीना, अलीना other बेटा theta? अलीना एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना। हमजा बेटा समझ आ गई थी माइनस वाली बात? जी सर। ओके हाँ बोलो, क्या कह रही थी बेटा आप अलीना? Sir, so what does that have to do with the other angle theta? ओके अब आप ये पूछ रही हो कि ये वाला एंगल बराबर क्यों है। इसके लिए भी आप मैथमेटिकल प्रूफ के अंदर घुस सकते हैं। इसके अंदर आप फर्दर ये काम कर सकते हो कि आप एक काम करो, लेट सपोज, अगेन वही बात है कि थोड़े से मैथमेटिकल प्रूफ देने पड़ेंगे बैठ के, लेकिन हम चलो कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी का वेट जो है वो कैसे बनेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनेगा। बना लेता हूँ इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स बना लेता हूँ। बॉडी को मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि ट्राइंगल ही पूरा कंप्लीट हो जाए। एक बॉडी यहाँ रखी हुई है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स कैसे बनेगा? यूं बनेगा। अब मैं जानबूझ के एरो जो है बिल्कुल उस साइज का बना रहा हूँ जिस साइज जहां पे मेरा वो डॉटेड लाइन भी आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या बात करनी थी कि ये वाला वेट जब मैंने यहाँ पे ये वाला बना लिया स्लोप, अब मैं ये रियलाइज करना चाह रहा हूँ कि इसके साथ मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। यहाँ पे मैंने क्या बनाई है? एक ऐसी लाइन बनाई है जो कि परपेंडिकुलर स्लोप से 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है। स्लोप से 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है, ठीक है। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, जरा गौर से देखना। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यू सी इट, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये वाला है, ये Yes, भी sir. नजर आ रहा है। अब जरा रियलाइज करो हमारा गोल क्या है। हमने इस वाले एंगल को कहना है ना, इस एंगल को प्रूफ करना है कि ये 20 है, यही प्रूफ करना है। ये वाला एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज 90 डिग्रीज। एवरीबॉडी अग्रीड विद मी? अगर सब यहाँ पे एग्री करते तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया? लीना तुम खुद ही बताओ पहले, ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे बनाया ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? तो बेसिक मैथमेटिक्स 70. कितना? 70. 90 + 20 110, तो 180 में से माइनस किया तो ये होना चाहिए 70। गुड, तो ये हो गया 70। अब ये वाला एंगल कितना है पहले ये बताओ। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई थी कैसे बनाई थी? स्लोप से परपेंडिकुलर बनाई थी। तो ये एंगल पूरा कितना है? ये 90 डिग्री का एंगल है। Yes.
तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल कितना हुआ अगर आप कह रही हो? 20. बिल्कुल। तो क्या प्रूफ हो गया कि क्यों मैं बार बार कह रहा था कि ये जो एंगल आपने लेना है ये इसके इक्वली लेना है. दीज एंड दीज शुड बी द सेम. क्लियर है बात? Yes. ठीक हो गया. चलो तसल्ली हो गई. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करेंगे. पहले एक दफा आराम से रीड कर लो पूरा पेज. अगर ग्राफ पे वैल्यूज ना क्लियर हो तो मुझे बता देना, मैं जूम इन कर दूंगा. बट आई थिंक काफी अच्छा ही बना हुआ है तो आराम से क्लियर हो जाना चाहिए. क्वेश्चन 3 जो है वो आप देखो सब लोग. एक दफा ये पढ़ लो, फिर नेक्स्ट पेज पे इसके पार्ट्स लिखे हुए मैं दिखाता हूँ. सर हमें इधर करना क्या है? हाँ मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बेटा. मैं कहता एक दफा क्वेश्चन पढ़ लो आराम से. सो आपको दिखाया हुआ है कि एक पैराग्लाइडर है, उस शिप से थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है. एंड हाउ इज द पैराग्लाइडर मूविंग? इज मूविंग हॉरिजॉन्टली. पहले तो इसमें कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होनी चाहिए. रोप की डायरेक्शन देके, वायर की डायरेक्शन देके ये मत समझ लेना कि वो नीचे की तरफ आ रहा है. ही इज मूविंग हॉरिजॉन्टली लाइक दिस. ठीक है. अब वो आपसे कह रहे हैं सबसे पहले तो कि एक्सेलरेशन शो करो 5 सेकंड्स पे कितनी आ रही है. 5 सेकंड पे इतनी एक्सेलरेशन शो करो. तो इस ग्राफ के थ्रू आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो 5 सेकंड्स पे? सर हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा 5 सेकंड में. निकालो और फिर मुझे फुल बताओ. एक्सेलरेशन. सर ये हमने पार्ट किया भी था. यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो. फिर ये वाला पार्ट हमने किया था, कोई बात नहीं. हम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे ना. इट मेक्स सेंस टू डू दिस पार्ट विद द अदर्स. सो आपने शो कितनी करनी है एक्सेलरेशन? 1.4. 1.4. आपने एक्सेलरेशन निकालनी इस पॉइंट पे, लेकिन हम इस पॉइंट की वैल्यूज नहीं उठा रहे हैं. वैसे तो आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो एज वन ऑफ द वैल्यूज, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस लाइन का ग्रेडियंट आपको निकालना है. अब वो यहां से निकालो या यहां से निकालो या पूरी का पकड़ के निकालो, वो आपकी मर्जी है. सो वैल्यूज क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? पहला पार्ट तो जरा जल्दी जल्दी करें ना. यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 5.6. 7.8 7.8 कॉमा 10. और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 कॉमा 4. सर मुझे 1.42 आ रहा है. सही है, तो उसका मतलब सही आ रहा है. तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे रखेंगे? 10 माइनस 4.6. 7.8 माइनस 4. सो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.42. तो हमने शो कर दिया. अब वो कह रहे हैं टेंशन इन द वायर इज एट 5 सेकंड्स. अगेन एट 5 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ. टेंशन कितनी है? 280 न्यूटन. और द हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल लिफ्ट फोर्स निकालनी है आपको. तो आप जरा डायग्राम पे चले जाएं और इस डायग्राम को गौर से देख लें. सर हमें कंपोनेंट निकालने होंगे. सिर्फ एफ की वैल्यू निकालनी है. पहले से आपको फोर्सेस को ड्रॉ करनी पड़ेंगी ना. जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि फोर्सेस निकालो, उस फोर्स का आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आपके लिए आसानी कर देता हूँ, यहाँ डायग्राम सामने ही रख देता हूँ.
तो भाई इस पे बंदे पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबको एनालाइज करो पहले, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस गाय। टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है जिसका उन्होंने मेंशन किया है, टेंशन किस डायरेक्शन में, Downwards. डाउनवर्ड्स एज इन Downwards लाइक दिस, or टेंशन like towards the line. Towards the तो bottom. The wire. लगा रही ना अपनी डायरेक्शन में, तो ये हो गई टेंशन। लिफ्ट फोर्स कैसे लग रही है उन्होंने कहा, Upwards. वर्टिकल लिफ्ट फोर्स है तो उस पे अपवर्ड्स ही लग रही होगी ऑब्वियसली, तो आप ऐसे लगा लो, बेशक ऊपर से बना लो एरो, नीचे से बना लो, एक ही बात है। ये एफ है, हमने निकालनी है। और कौन सी फोर्स लग रही है इस पे जिसका कोई मेंशन ही नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो लग तो रही है, Your weight downwards. फोर्स का वेट। और कोई फोर्स लग रही है, लग रही होगी, यकीनन लग रही होगी। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा जो कि फ्रिक्शन का होगा, जो कि उस पे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अभी हमें वर्टिकल लिफ्ट फोर्स निकालनी है फिलहाल। उसके बाद हमें फोर्स आर निकालनी है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज द पर्सन इज मूविंग दिस वे, तो रेजिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, Opposite. Opposite. पीछे से opposite. तो आर यूं एक्ट करना चाहिए। तो हमारे पास चारों फोर्सेस बन गई, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में निकालना है। इस पार्ट में आपको एफ निकालना है। अब बताओ आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है निकालने के लिए या नहीं, क्या वेट आपको दिया हुआ है, बंदे का मास आपको पहले से बता दिया था, 95 kg, तो इसको नोट डाउन कर लो अपने पास, यहाँ लिख देते हैं बंदे का मास कितना है, 95 kg। Now you have all the information you need to find out the F. अब निकालो, how is he moving by the way, is he accelerating या is he moving with constant speed या is he at rest, 5 सेकंड पे वो कैसे मूव कर रहा था, हमने क्या एनालिसिस किया था ग्राफ के ऊपर देखो। Acceleration. 5 सेकंड्स पे आपने क्या किया है, 5 सेकंड्स पे आपने देखा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है 1.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा 5 सेकंड पे, 5 सेकंड वाले रेड पॉइंट पे नजर आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। सो खुद ही करो, अब पहले टाइम दे रहा हूँ, दोनों पार्ट्स करो आराम से, पूरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते, दोनों एग्जाम पार्ट 3-3 मार्क के, खुद से करो, शाबाश।
किसी और का आंसर नहीं आया हमजा के अलावा? अली, सुलेमान, अलीना, आप लोगों का जवाब नहीं आया अभी तक? इसमें एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि टी के आपको कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. मे बी इफ यू रीड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, यू से कि भाई W तो कितना है, W की वैल्यू हमें पता है कितनी है, जो भी है चलो W की वैल्यू. F हमें कितना निकालना है, F की वैल्यू हमें नहीं पता, चलो कोई मसला नहीं. R की वैल्यू हमें बाद में निकालनी है, वो भी बाद में बात की बात है. अब T के दो कंपोनेंट्स हैं, T के दो कंपोनेंट्स हैं. T यूं जा रहा है, T का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा. कौन मुझे बताएगा कि T के दो कंपोनेंट्स कैसे निकालने चाहिए? ये वाला कंपोनेंट कैसे निकालना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट कैसे? कोस यूज करेंगे और दूसरे के लिए हम साइन यूज करेंगे. इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? W sin theta. डाउनवर्ड्स के लिए साइन करेंगे और हॉरिजॉन्टल है वो कोस करेंगे. इसके लिए कॉस यूज करेंगे, करेक्ट, और इसके लिए साइन यूज करेंगे. अब अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो भी रही है तो देख लो बेटा गौर से. आपको पहले यहाँ पे एक डॉटेड लाइन इमेजिन करनी है. इमेजिन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये एंगल क्या होना चाहिए? ये एंगल 25 होना चाहिए. ये बात सबसे पहले रियलाइज करनी, बेसिक मैथ्स है. ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है. तो ये 25 बन गया तो आपको पता चलना चाहिए ये कॉस है और ये वाला साइन है. तो हमने डायग्राम जितना क्लियर बना सकते हो ना बनाओ, ताकि आराम से सॉल्व कर सको. अब यहाँ पे इक्वेशन बनानी है फोर्सेस की. पहली बात तो आप लिखोगे भाई एफ नेट इज इक्वल्स टू बल्कि अब पहले मुझे, अच्छा अब यहाँ पे एक और भी कॉम्प्लिकेशन है. वर्टिकल डायरेक्शन में इज ही बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? वर्टिकल डायरेक्शन में आर द फोर्सेस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? क्योंकि हमें अभी ये वाली फोर्स निकालनी है. याद रखो हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमें F को निकालना है. अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें सोचने की. वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? थिंक अबाउट इट. सो शुड आई से I think they're balanced. अनबैलेंस्ड है? पक्की बात है? Balanced, sir, balanced. मैं कह रहा हूँ वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, और कुछ लोग मिक्स जवाब दे रहे हैं. लेकिन बंदे की मूवमेंट चेक करें. ये बंदा No, कैसे मूव कर रहा है? ये हमें क्वेश्चन में horizontal. क्या कहा है? ये बंदा कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है. मतलब वर्टिकल प्लेन में ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है. कह सकता हूँ ना कि वाई एक्सिस में ही स्टेशनरी. रिजल्टेंट फोर्स 0 है. तो वाई एक्सिस में अगर वो स्टेशनरी है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 है. डज दैट मेक सेंस? अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू 0 करना है सब. याद रखो ये बैलेंस्ड है यहाँ पे फोर्सेस. अब जरा वैल्यूज डालो. F आपको निकालना है. W की जगह आप mg डाल दोगे 95 इंटू 9.81 और T की वैल्यू आपको दी हुई थी 280. इसके साथ आप ऐड कर दोगे sin 25 इक्वल्स टू 0. सो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सो ये जो दोनों पार्ट्स मिला के काफी कंप्लीट और अच्छा क्वेश्चन है. अगर इस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस भी हैं, फोर्सेस के कंपोनेंट्स भी निकालने हैं, F इज इक्वल टू ma भी यूज हो रहा है, F इज इक्वल टू 0 भी यूज हो रहा है, सब चीजें यूज हो रही हैं यहाँ पे एक साथ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाते हो तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है. अब नेक्स्ट आप खुद करो. ये तो हो गया ना? सर एक एक्सप्रेशन को मैं 1.42 लूं या 1.4 लूं? नेक्स्ट पार्ट के अंदर हाँ जी. दोनों ले लो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. एंड में आपका आंसर मार्किंग स्कीम से 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैच हो जाएगा. बट बेहतर यही होता है कि नॉन राउंडेड ऑफ आंसर यूज करें अपना. ठीक है सर. तो पिछले पार्ट का आंसर आ रहा है 1050 न्यूटन. F की वैल्यू आ रही थी 1050. अब R निकालना है आपको नेक्स्ट पार्ट. याद है एक प्लान लेके आए थे आपके, उसको पढ़ते हो.
अब आपने आर निकालने में वेट कर रहा हूँ। अब पहले सोचो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड? एक्स एक्सिस में एफ नेट के आगे आपको क्या लिखना है? 0. 0 लिखना है या एम ए? सोच लो बेटा, आपने क्या पढ़ा है ऊपर? ऊपर क्या लिखा था? हॉरिजॉन्टली तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं ना बच्चे, हॉरिजॉन्टली वो क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन Accelerate. पिछली पिछली इंफॉर्मेशन भूलनी नहीं है, उसको अप्लाई करना है। तो एक्सेलरेट Yes, कर रहा sir. है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MA. एम ए आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं ऊपर से, ये आप उठा लें, ये वाला डायग्राम देख लें अपना। इस डायग्राम के अंदर फॉरवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? टी कॉस 25 लग रही है बस, और पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? आर cos और एम ए। अब इसमें बस वैल्यूज डालनी है, 280 cos 25 माइनस आर एम ए 95 इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी? 1.42। अब आप ये वैल्यूज सब आपको कैलकुलेट करनी है, तो बड़े आराम से आंसर आ जाना चाहिए। ये वाला जो लेक्चर है ना, इसकी लाजमी सबने रिकॉर्डिंग देखनी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं सब लोग। नेक्स्ट क्लास से पहले ये वाले लेक्चर की लाजमी रिकॉर्डिंग देख के आना। सो आंसर क्या आ रहा है आर का? 118 या 119 न्यूटन। आर वी क्लियर? सर मुझे 120 आ रहा है। तुमने 1.4 डाला मुझे होगा, भी मैंने सर. 1.42 डाला। अच्छा ठीक है फिर सही। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दोनों का 120 है तो ओके। दो सिग्निफिकेंट फिगर तक मैच होना चाहिए मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम में 120 लिखता हूँ। ओके, जस्ट लीविंग इट हियर फॉर अ मिनट, देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस और करने आज हमने? एक दो हैं तो काफी सारे हैं, तो काफी सारे। आधे हम आज करेंगे, आधे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक मिनट रुको, कितने मैं चेक भी कर लूंगा। काफी सारे क्वेश्चन हैं, 16 सर 17 पूरा सवाल है। पीडीएफ 50 हाँ, तो इसमें बहुत सबसे बड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन ये न्यूटन्स लॉज ही है, लेकिन खैर अभी हम इस क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम बाकी अगली क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में काम करेंगे और फिर करेंगे। चलो ये एक दफ़ा देख लो, जिसने कंप्लीट नहीं किया कर ले, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ बस 1 मिनट बाद, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। सर इस सवाल में एक चीज समझा देंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर के नीचे वाला में हमें ये कैसे पता कि नीचे वाला sin 25 होगा और ऊपर वाला cos 25 होगा आगे वाला में? जी, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई इस तरह की, एज अ रेफरेंस डॉटेड लाइन बनाई यहाँ पे, और मुझे पता है यस. कि ये एंगल 25 होना चाहिए। यस. कैसे पता लगा? ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये और ये बराबर होने चाहिए। यस सर. अब बेटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? एडजेसेंट. तो कॉस लगता है उसके साथ हमेशा, और जो ऑपोजिट वाला एंगल होता है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? साइन. बस सिंपल, इतनी सी बात है। चले भाई, सही है अब सर. आ जाए ये वाले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसके अंदर आपकी स्केल डायग्राम का कॉन्सेप्ट कह लो। एक मिनट रुकना, इसके अंदर ने एक चीज जो है ना थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। एंगल 115 डिग्री है, सवाल में दिया हुआ था, जैसे पता नहीं हिल के यहाँ। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा रीड करो पहले। इन्होंने कहा यूज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, use the resolution of forces or a scale diagram to find out the magnitude of the resultant, और शो करना है कि 65 आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ही यूज करो, अभी स्केल डायग्राम को छोड़ो, उसमें बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी तो नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम ये कि आपको अपने पास एक्चुअल स्केल डायग्राम विद प्रोट्रैक्टर एंड स्केल बनाना पड़ेगा। 10 मिनट में आ रहा हूँ, जाके रख दो, मैं क्या फायदा आ रही आगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और इन दो फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट निकाल के दो।
एक तरीका तो ये है कि आप स्केल डायग्राम बनाओ, हेड टू टेल बनाओ फोर्सेस को, और हेड टू टेल बनाने के बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, और उस ट्रायंगल का आप साइज मेजर करके स्केल से वापस उसको फोर्स की वैल्यू दे देते हो। लेकिन याद रखो कि यहाँ पे डायग्राम पे लिखा हुआ है नॉट टू स्केल, तो आपने यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनाना है यूं करके, वो आपका रिजल्टेंट नहीं होगा। दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज नॉट टू स्केल। अगर आपने स्केल डायग्राम बनाया भी होता तो, ये बना हुआ तो ऑलरेडी हेड टू टेल था। हेड, ये देखो यहाँ से ये, और ये इसका हेड टू टेल डायग्राम बन गया, ये दोनों फोर्सेस बन गए, इनका रिजल्टेंट निकालना है। बट ये बिल्कुल स्केल के मुताबिक नहीं बना हुआ, क्योंकि 18 न्यूटन वाली लाइन 55 न्यूटन से लंबी है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। तो आप ये वाला डायग्राम नहीं यूज करेंगे, आप डायग्राम अपना खुद बनाएंगे, खाली पेज पे जगह वो कह रहे हैं यूज करें अपनी, और फिर उसके बाद खुद डायग्राम बनाए। तो बेहतर तरीका सर तो ये ये है। मेरे स्कूल के एग्जाम में आया था, इसमें मुझे फुल आया था पूरे क्वेश्चन। तो इसका मतलब तुम्हें आता है, तो मुझे बताओ ना कैसे करेंगे। सर लेकिन मैंने स्केल डायग्राम के साथ किया था। स्केल डायग्राम अगर आपने बनाया तो इसका मतलब आपने पहले 18 न्यूटन वाला जो है वो इस तरह बनाया होगा, फिर 55 न्यूटन वाली लाइन जी कुछ इस तरह बनाई होगी, और उसके बाद आप जी, क्या बहुत लंबी करेंगे, लाइन। ये वाली लाइन आपकी बन गई, ये ये आपका इससे रिजल्ट। रूलर इसको, आर को। ये 55 न्यूटन वाली लाइन हो गई, और ये 18 न्यूटन वाली लाइन हो गई। अब आपने स्केल क्या चूज किया था, 1 सेंटीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर टू 10 न्यूटन। मतलब आपने क्या किया कि ये वाली लाइन बना ली आपने 1.8 सेंटीमीटर की, और ये वाली लाइन बना ली आपने 5.5 सेंटीमीटर की। तो ये वाली लाइन आपकी कितने जी सेंटीमीटर की आ जाएगी, जितने भी सेंटीमीटर की आएगी उसको वापस 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एक और भी तरीका है यहाँ पे करने का, एक मैथ्स में आपने आप ट्रिग्नोमेट्री वर्टिकल बेसिस, कंपोनेंट ढूंढ लो। मैथ्स के अंदर कंपोनेंट के बजाय कंपोनेंट वाले मेथड पे भी मैं आता हूँ, लेकिन इसी ट्राइंगल के थ्रू भी सर आप आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा रूल यूज हो सकता है यहाँ पे आर निकालने के लिए, किसी को याद है? कौन बोल रहा है, कोई आंसर बता रहा है मुझे? रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं। सर कॉस। कोसाइन थ्योरम। रूल, यस। इट्स अ ट्राइंगल। सबने ओ लेवल में पढ़ा होगा कि ये वाली लाइन अगर आपको दो साइडें पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तो सामने वाली साइड की लेंथ कैसे निकालते हैं, कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल आपको कहेगा कि यार आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 55 इंटू 18, जगह बना लो। यहाँ पे क्या लिखना है आगे, cos 115। अब इसको आप सॉल्व करो राइट हैंड साइड को, और फिर इधर भी अंडर रूट लगा लो और यहाँ भी अंडर रूट लगा लो, और फिर आंसर आ जाना चाहिए। तो इससे आंसर आता है, क्या आता है जरा चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। 55 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 55 इंटू 18 इंटू कॉस 115 डिग्रीज। मेरे पास आंसर आ रहा है 58। मेरे पास आंसर आ रहा है 58.5। Sir, यस। sir, how is 18 Newton a horizontal force? हाउ, दोबारा से बोलो। 18 Newton in a horizontal force. ओके, ये आप पूछ रही हो कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? Yes. ओके, अच्छा पहली बात, अच्छा एक सेकंड जरा तुम्हारा सवाल देखो, मैंने क्वेश्चन के अंदर भी एक चीज देखी। खैर, अच्छा बात सारी ये हो रही थी बेटा कि ये इसलिए इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि ये जो आपको दिखा रही है टेबल पे रखी हुई है दो, एक ये जो ऑब्जेक्ट एक्स है एक टेबल पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है, और आप उसको ऊपर से देख रही हो। सो अगर आपके ये आपका टेबल है और उसको आप ऊपर से देख रही हो, तो ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टली होगी ना, क्योंकि टेबल का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। So the perspective that you are given is slightly different. That's why the two forces are mentioned as horizontal. Does that make sense? टेबल पे एक चीज रखी हुई है, आप उसको ऊपर से देख रही हो, बिल्कुल फ्रॉम द टॉप। But ऑलराइट? sir, 18 Newton is coming downwards. हाँ बेटा, लेकिन समझो ना। अच्छा बात सुनो, आपका ये टेबल है, आपका ये टेबल है, और टेबल पे आपका लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है। अब मैं बोलूँ आपका लैपटॉप तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वुड यू एग्री? आपका लैपटॉप हॉरिजॉन्टल नहीं रखा हुआ, या आपका टेबल एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के हिसाब से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है? क्या ख्याल है? No. हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना?
टेबल आपका फ्लैट है, आप टेबल को ऊपर से देख रही हो, तो लैपटॉप तो हॉरिजॉन्टल है ना, मेरा देखने का तरीका ऐसा है कि उस पर लैपटॉप टेढ़ा रखा हुआ है, बट लैपटॉप है तो फ्लैट सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ही रखा हुआ है ना। डज इट मेक सेंस? Yes. तो बस इसीलिए वो 18 न्यूटन वाली जो फोर्स लग रही है आपके लैपटॉप पे, ऐसे करके मैंने फोर्स लगाई है, मैं लैपटॉप पे ऐसे करके एक फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो टेबल के प्लेन में ही है, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ द टेबल, यू आर लुकिंग एट द टेबल फ्रॉम द टॉप, ओके। सो योर टेबल विल, योर इफ लैपटॉप मूव्स लाइक दिस, इट्स स्टिल मूविंग हॉरिजॉन्टली, ऐसा तो नहीं ना कि लैपटॉप नीचे गिरना शुरू हो गया, लैपटॉप टेबल के अलोंग ही मूव कर रहा है, ओके। अच्छा, वो जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन की उसमें मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? हाँ की है, मैंने अंदर 55 के बजाय कहीं पे 5 डाल दिया था, इसलिए मेरा आंसर उनसे मैच नहीं हो रहा था, इट शुड बी 64 पॉइंट, ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी इट शुड बी 64.7, जिसको हमें 65 शो करना था, सही आ रहा है। अब एक मेथड तो ये था, दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला मेथड क्या है, ये पॉइंट एक्स बनाया, इस पे एक फोर्स तो 55 न्यूटन की यूं एक्ट कर रही है, उसके लिए तो ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, द 55 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। 18 न्यूटन वाली फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट यूं है और एक कंपोनेंट यूं है, ऐसा ही है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो ऐसे डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, 18 न्यूटन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कैसे होगा? 18 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? डिड एनीवन गेट एन आइडिया कि मुझे कैसे बनाना चाहिए फोर्स को, और इसका एंगल, इसका जो कंपोनेंट है कैसे निकालना चाहिए? और इसी तरह 18 न्यूटन का जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होना चाहिए? सर नीचे वाला W cos थीटा होना चाहिए। ओके अब इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसका आसान तरीका ये है कि समझो, पहले इन्होंने जो है ना दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल बना दिया है। हेड टू टेल बनाने के अपने फायदे हैं कि आप उससे ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन जब कंपोनेंट्स निकालना होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों फोर्सेस को टेल टू टेल ज्वाइन करें। मतलब अगर ये 55 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है तो आप 18 न्यूटन की फोर्स को यूं बना लो, 18 न्यूटन की फोर्स को आपने यूं बना लिया। अब पहली बात यह है कि इस फोर्स के मुझे दो कंपोनेंट्स बनाने, एक यूं और एक यूं, लेकिन मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब उसके लिए ऊपर वाले डायग्राम को देख के बताओ कि ये एंगल क्या होना चाहिए। कौन हीरो बता सकता है कि ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? ये वाला एंगल, एनी आइडियाज? ये भी बेसिक मैथ्स ही है। 115 minus 90. 115 माइनस 90? नो, देखो बेटा सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे एक सीधी डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, मैंने 18 न्यूटन की फोर्स को ऐसे बनाया ना, ये एंगल निकाल रहा हूँ ना बेटा मैं, सर 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से माइनस करेंगे। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये वाला एंगल कैसे आ रहा है? ये पूरा एंगल 180 होता है, एंगल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 180, सो उसमें से 115 माइनस होगा तो ये वाला आ जाएगा, मतलब कि ये जो एंगल है ये 65 डिग्रीज है। एम आई राइट? आर वी क्लियर? अब बात ये हो रही थी कि 18 के आपने दो कंपोनेंट्स बनाने, 18 का एक कंपोनेंट कैसे बनेगा? अब इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, जितनी दफा ड्रॉ करोगे उतना अच्छा है। 55 न्यूटन वाली फोर्स तो ये रही, 18 न्यूटन वाली फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 18 cos 65, और 18 न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 18 sin 65। अब हमने स्टेप्स क्या पढ़े हुए? इसको आप बेशक मिटा दो, अब इसको बेशक मिटा दो। हमने क्या स्टेप्स पढ़े हुए? सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। हाउ डू यू फाइंड दैट? 55 और 18 cos 65 को ऐड करो। ये हमने कहां पे पढ़ा था? हमने ये फोर्सेस वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ लिया था, जब हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट करे थे, हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालना उसी वक्त सीख लिया था। अगर किसी को इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, then I will show you which notes you should refer to and what recording you should refer to. You should go back to this chapter. ये वाला चैप्टर खोलोगे, फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर वाला, और उसके बाद आप फुल पीछे आओगे शुरू में। यहाँ पे हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना सीखा था। फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद हमने ये वाली एग्जांपल सीखी थी, फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस यूजिंग द एनालिटिकल मेथड। ये देखो, ये तीन फोर्सेस का मैंने यहाँ रिजल्टेंट निकलवाया था आपसे। तो जब आप तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हो तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? ये आपने पूरा मेथड किया था। पहले कहा था डायग्राम को रीड्रॉ करो, जो टेढ़ी फोर्सेस है उनके कंपोनेंट्स बनाओ। ये देखो बनाए हुए आपने कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स बना लिए। उसके बाद सम ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकालो, सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालो,
और एक्स और वाई डायरेक्शन को कंबाइन करके पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाल दो। तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड लंबा है, जबकि दो फोर्सेस के अंदर आप कोसाइन रूल लगाएं तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये भी मेथड आपको आना चाहिए ऑब्वियसली। सो एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया? 55 प्लस 18 cos 65 कितना होता है? सर मैंने कैलकुलेट किया 64.69। नहीं नहीं, ये वाला सिर्फ एक्स डायरेक्शन का रिजल्ट 62.6 आ रहा है यार, और ये इसकी डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, इसी तरह सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या है? वो तो अकेला 18 cos 60 sin 65 ही है ना? अकेला Yes. 18 sin 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 16.3 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। अब ये वाला जो एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट और वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट, इसको कंबाइन करके आप कैसे बनाएंगे? यूं और यूं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? यूं, राइट? अब वो कह रहे हैं ये वाला कितना है? 16.3, और ये कितना है? 62.6। तो आर कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, राइट? 62.6 का स्क्वायर प्लस 16.3 का स्क्वायर। अब आपका आंसर 64 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए दोबारा से। सो करो, होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुश्किल है डायनामिक्स के, तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग आपको फायदा ही होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, 64.7 ही आ रहा है। तो ये हमने शो कर दिया कि 65 न्यूटन ही आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड। अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द 55 न्यूटन फोर्स। अब ये वाला ट्रायंगल बनाने का फायदा क्या हुआ मुझे? 55 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल थी, और मेरा जो रिजल्टेंट आया है वो ये वाला आया। मतलब ये इन 55 न्यूटन फोर्स वाज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? यस, यहाँ पे 62.6 लिखा हुआ है, बट 55 न्यूटन थी तो ये ना। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ से एंगल निकालना है, तो मैं अपने ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? tan इनवर्स निकाल सकता हूँ, cos इनवर्स भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे tan इनवर्स लगा लेता हूँ। जब मैंने इसको लगाया तो मेरे पास क्या आंसर आया? 14.6। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 14.6 डिग्रीज आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन को लाजमी रिवाइज करना। अब ये लास्ट पार्ट बहुत आसान सा है, इसके अंदर बस बेसिक लॉजिक है, थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर। थर्ड फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू x in the opposite direction of the resultant in b. Mass of the object is 2.7. Calculate the acceleration. First of all, आपको बात समझ में आई? वो बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं b में जो रिजल्टेंट, हाँ बोलो। जी सर, वो आपने इधर क्या करना है, बस 80 न्यूटन माइनस 65 न्यूटन करो और उसको डिवाइड कर दो 2.7 से। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट था उसमें जो b पे रिजल्टेंट लग रहा था वो किस डायरेक्शन में लग रहा था? तकरीबन इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो रिजल्टेंट इन b की वैल्यू क्या आई थी? 64.7 आई थी, या बेशक 69 लिख दो। अब वो कह रहे हैं एक और फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली जो फोर्स लगा रहे हैं ये कितनी न्यूटन की लगा रहे हैं? 80 न्यूटन की। ये ऑब्जेक्ट कितने, इसका मास कितना है? 2.7 kg का मास है। तो ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करेगा, ये कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें कोई रॉकेट साइंस है या बहुत आसान है ये सवाल? कैसे होगा ये? F net is equals to ma हो जाएगा, और इसमें 64.7 सॉरी 80 माइनस 64.7 करना चाहिए ना, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। मैंने एरो उसका जरा ज्यादा बड़ा बना दिया गलती से। ये हो गया मास 2.7, और आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगी, जी सर, कितनी आएगी? 5.6। हमारी एक्सेलरेशन आ रही है 5.66, तो 5.7 हो गई। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर बेटा गौर से 1 घंटे का था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिकी थे। 4 क्वेश्चंस हमने किए, पर खासतौर पे जो लास्ट 2 वाले क्वेश्चंस में काफी लोग फंसे। मुश्किल सवाल थे, मजेदार क्वेश्चन थे, इनको लाजमी रिकॉर्डिंग के थ्रू देखना। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है वो हम और फर्दर क्वेश्चन इसके करेंगे, 5-6 सवाल और जो है करेंगे।
डायनेमिक्स के, फिर उसके बाद हम जो है वो डायनेमिक्स के अंदर ही फर्दर एक न्यू सब टॉपिक है उसको उसके अंदर हम जाएंगे, ठीक है। चलो, सी यू गाइस टुमारो। हाफिज। सर